इस लेक्चर में 4 मार्च 2023 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है 13th सेंचुरी हिंदू टेम्पल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी, और हिस्ट्री का टॉपिक, एंशियंट का टॉपिक, या मेडिवल में आता है, ये मेडिवल में आएगा 13th सेंचुरी। देखो कुछ टेम्पल अनअर्थ किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, खोज किए गए हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। ये प्लेस है पुष्पागिरी क्षेत्रम। पुष्पागिरी क्षेत्रम में ये टेम्पल डिस्कवर किए गए हैं कुछ इस तरह के। ये यहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं। ये जंगलों में, श्रब झाड़ियों के बीच में कुछ रियून्स मिले, इनके अवशेष मिले इस टेम्पल के। यहाँ पे हिल है, पहाड़ी है पुष्पागिरी क्षेत्रम में, आंध्र प्रदेश की कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये देखे गए। जो ये आर्किटेक्चर बने हुए हैं ये कुछ इस तरह के हैं जैसे कयस्थ रूलर ने वेल्लूर में बनाए थे, कुछ इस तरह के उनके ही कंटेम्प्रेरी, यानी कि उसी टाइम में लगभग बनाए गए थे। इसी तरह के फीचर हैं। तो जानते हैं पहले कयस्थ रूलर किस टाइम पे रहा करते थे, क्योंकि इनके ही कंटेम्प्रेरी उसी टाइम पे बनाए गए थे। ये भी जो ये हिंदू टेम्पल मिले हैं, कयस्थ रूलर रहा करते थे 1239 एडी से लेके 1297 तक। ये काकतीय डायनेस्टी के सबॉर्डिनेट थे। यहाँ पे जो काकतीय वंश ने रूल किया था आंध्र प्रदेश में, आसपास के एरिया में, उनके ये सबॉर्डिनेट थे कयस्थ। काकतीय की हिस्ट्री में जो कयस्थ थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज ए लोअल सबॉर्डिनेट और ट्रेटर की तरह। ओरिजिनली देखो जो ये हैं वेस्टर्न इंडिया के वॉरियर जाने जाते थे। इन्होंने वेल्लूर रीजन को रूल किया था कयस्थ ने, क्योंकि वेल्लूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी कयस्थ रूलर की। कयस्थ रूलर जब रूल किया था, कई सारे कयस्थ रूलर थे, जैसे देखो गणगय साहनी, ये जन्नी गादेव, अम्बादेवा टू, और लास्ट रूलर था ये त्रिपुराई टू। इन्होंने रूल किया था यहाँ पे कयस्थ रूलर ने। जो पुष्पागिरी क्षेत्रम है इसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरि का मतलब है भगवान विष्णु और हर का मतलब है भगवान शिव हिंदू धर्म में। तो यहाँ पे टेम्पल जो बने हुए हैं वो लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड हैं। ये पेन्नर रिवर पे लोकेटेड हैं। पेन्नर रिवर यहाँ से बहती है जहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं। और जो पुष्पागिरी है इसे सेकंड हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हम्पी है कर्नाटका में, हम्पी प्लेस पढ़ा ही होगा आपने हम्पी के बारे में, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं। और पुष्पागिरी को सेकंड हम्पी कहा जाता है क्योंकि इसके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर अदर हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से करें। एक कमेटी होनी चाहिए और कमेटी में 3 मेंबर होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, या लोकसभा में अगर कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है सॉरी, क्योंकि लोकसभा में अपोजिशन लीडर होने के लिए अपोजिशन पार्टी होगी पहले, उसके लिए 10% सीट होनी चाहिए लोकसभा में। एटलीस्ट 10% कितना हो जाता है, 543 का 10% हो जाएगा 54.3, यानी कि 55 मेंबर होने चाहिए। और आपको पता है जब नहीं होंगे 55 मेंबर तो फिर कौन होगा? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में अपोजिशन की, उसका लीडर होगा। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि 3 मेंबर होंगे जो अपॉइंट करेंगे किसको? हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको अपॉइंट कौन करेगा? ये कमेटी के आधार पे कमेटी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पे, कमेटी के एडवाइस पे अपॉइंट करेगी। प्राइम मिनिस्टर होगा उस कमेटी में, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। पहले इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 324 है जो, उसके क्लाउज 2 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को, और टाइम टू टाइम जितने भी वो चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर कर सकते हैं, अनटिल पार्लियामेंट इनेक्ट द लॉ। उसमें लिखा हुआ है जब तक कि पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती कि किस आधार पे, किस बेस पे अपॉइंट किया जाएगा, ये पार्लियामेंट लॉ बना के पास कर सकती है। उनकी क्वालिफिकेशन भी, कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके आधार पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए, या
कोई कमेटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, यह पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ये पार्लियामेंट को पावर दी है संविधान में। लेकिन आपको पता है संविधान 1950 में लागू हो गया था 26 जनवरी को, और अब तक 2023 तक 73 साल हो चुके हैं, 73 ईयर। 73 साल में भी पार्लियामेंट में चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आई, कोई सी भी सरकार आई, उसने किसी ने भी कोई लॉ नहीं बनाया। केवल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम एडवाइस करते हैं कि इस आदमी को बना दिया जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, और उसी को ही अपॉइंट कर देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें प्रॉब्लम ये है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम तो चाहेंगे ऐसा बंदा को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो कहा जाएगा उसको अपॉइंट कर देंगे, ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जाए कि जो उसके पक्ष में काम करे। तो अब जब किसी को मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, अब उस बंदे को बनाया तो ये भी अपनी लॉयल्टी दिखाएगा ना, जो जिस टाइम में गवर्नमेंट जो सरकार है उसका पक्ष ले सके, ये उसके हित में काम करे। तो ये तो फिर वॉयलेशन हो जाएगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, पक्षपात होगा इसमें एक पार्टी के तहत, एक पार्टी के लिए। इस वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसके आधार पर बनाया जाए। लेकिन अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, इसका कुछ एक्सपर्ट इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, देखो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी होनी चाहिए, कमेटी अपॉइंट करेगी, यानी कि ये रूल्स बनाया है, एक तरह से लॉ हो गया, लॉ बना दिया, कानून बना दिया। एक कमेटी होगी 3 मेंबर की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक लॉ बना दिया। और लॉ बनाना किसका काम है, कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है पार्लियामेंट का। तो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का वॉयलेशन हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर है भाई साहब, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरह से वॉयलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया, जुडिशरी ने इंटरफेयर किया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, देखो भाई साहब 1950 में संविधान लागू हुआ था, 73 साल हो गए, अभी तक पार्लियामेंट ने अपना काम नहीं किया। तो ये क्या है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल अंदाजी की है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये जस्टिस किया है, कंप्लीट जस्टिस किया और जुडिशियल एक्टिविज्म किया है। आर्टिकल 142 के तहत जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये कंप्लीट जस्टिस किया है, तो ऐसा मानना है। तो ये आप इसमें एनालिसिस में मेंस में आए तो लिख सकते हो। आप जानते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है अभी किस तरह अपॉइंट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरह से रिमूव होते हैं। देखो ये एक ऑटोनोमस परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए काम करती है, आप सबको पता है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास सारी पावर होती हैं कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, डायरेक्शन करने की, सुपरिटेंडेंस करने की और इलेक्शन को कंट्रोल करने की। किस किस कौन कौन से इलेक्शन कराता है, किस किस तरह के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के कराता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। स्टेट लेजिस्लेचर के कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, विधानसभा, विधान परिषद, जिस भी स्टेट में विधान परिषद है उसमें। और प्रेसिडेंट के ऑफिस के कराता है और वाइस प्रेसिडेंट के कराता है इलेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो लोकल इलेक्शन होते हैं पंचायत के, म्यूनसिपालिटी के, वो कौन कराते हैं, स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो हमने ऊपर डिस्कस की वही है। एक तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी को डिटरमाइन करना कि कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ कहाँ पे रहेगी। इलेक्टोरल रोल, जो लिस्ट होती है वोटर की वो तैयार करना, एलिजिबल वोटर की। डेट और शेड्यूल बताना कब कब इलेक्शन होंगे। नॉमिनेशन जो होता है, कोई फाइल करता है कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको ये जांच करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको रिकॉग्नाइज करना कि पॉलिटिकल पार्टी, ये उसको पावर दी हुई है। आरपी एक्ट है जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जन प्रतिनिधि कानून है 1951 का, उसके 29 सेक्शन है ए, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन सिंबल किसको अलोकेट करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर होती है। कमीशन एडवाइस देता है गवर्नमेंट को पोस्ट इलेक्शन, अगर मान लो इलेक्शन के बाद किसी का डिसक्वालिफिकेशन करना है, रद्द करना है किसी की मेंबरशिप पार्लियामेंट में से या स्टेट लेजिस्लेचर में से, तो उस पर ये एडवाइस देता है कमीशन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये ही जो क्या है इशू करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपको पता है अनफेयर प्रैक्टिसेस करना मना होता है, आर्बिट्ररी यूज़ नहीं कर सकते पावर का जो पार्टी पावर में है।
कंपोजिशन क्या क्या होती है, कौन कौन मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? देखो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? देखो, आर्टिकल 324 क्लाउज 2 में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अदर मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूनियन जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस पे ही करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम की एडवाइस पे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर को अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं पे भी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है इनकी, और कोई भी एकेडमिक या किसके आधार पर अपॉइंट किया जाए, कोई नहीं, कुछ भी आधार नहीं दिया हुआ है। टेन्योर क्या होता है? देखो, जब अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या है, डिटरमाइन करते हैं इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर, लेकिन जनरली टेन्योर इनका होता है 6 ईयर का और 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए। इनकी एज अगर 65 हो गई, 3 साल करते जाओ भी, तो 65 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। अगर नहीं हुई तो 6 साल तक ये अपनी जॉब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनके पास सेम पावर होती है, सेम एमोलमेंट्स होते हैं, यानी कि सेम इन्हें जो सैलरी मिलती है, सेम पावर मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, सेम उनके पास भी वही सारे कुछ सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती हैं। और 3 जो इलेक्शन कमिश्नर है, सेम राइट होता है और डिसीजन भी ये लेते हैं सहमति से। लेकिन अगर मान लो डिफरेंसेस है, मान लो 3 होते हैं ये, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनमें डिफरेंसेस मतभेद हैं, तो फिर मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। 2 बंदे जो एक बात बोल रहे हैं वो माना जाएगा। रिमूव कैसे किया जाता है, हटाया कैसे जाता है? इनको हटाया जाता है, देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको तो काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है इन्हें, क्योंकि इनको जो हटाया जा सकता है इस तरह से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, और उन्हीं सेम ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को आपको पता है पार्लियामेंट में से, लोकसभा राज्यसभा में से जो मेजोरिटी होती है 2/3 मेजोरिटी, उसके तहत हटाया जा सकता है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो इसी तरह से इनको हटाया जा सकता है। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो, उनको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी। किस तरह? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन करेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सिफारिश करेंगे कि बाकी के इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, तो उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है साथी। साथी का मतलब है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म। ये प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये लॉन्च किया। पहली बात तो ये याद रखनी है, किस लिए लॉन्च किया? जैसा इसके नाम में है कि स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल कॉलेज में, वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे, खुद का मूल्यांकन कर सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आईआईटी कानपुर के साथ एसोसिएशन करके ये लॉन्च किया इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। किसने सहायता की है? आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने। इसमें इंडियन स्टूडेंट है जो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे, लर्निंग कर सकेंगे और कॉम्पिटिटिव या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, इस प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ मान लो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे हैं या कोई प्रोफेसर है, उनकी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। उन्हें फ्री में देखो यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, ट्रेनिंग कर सकेंगे, कोचिंग कर सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अभी तक इसमें देखो आईआईटी और आईआईएससी के फैकल्टी मेंबर की वीडियो यहाँ पे देख सकेंगे, उनकी वीडियो पड़ी हुई हैं। अभी तक जो लर्निंग है ये 12 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे 800 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आईआईटी या एम्स के लिए स्टूडेंट्स हैं जो इनकी प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ही इस पर वीडियो पड़ी हुई है। मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, ऑल इंडिया टेस्ट जो होते हैं फ्री में टेस्ट दे सकते हैं साथी प्लेटफॉर्म पे। साथी प्लेटफॉर्म होगा, आप गूगल पे टाइप करोगे साथी प्लेटफॉर्म, खुल जाएगी इसकी साइट। और इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा। अभी तक देखो करंटली जेईई और नीट और जेईई की तैयारी कर सकें, उनकी कोचिंग मिलेगी इस पर ओपनली। आगे हो सकता है और भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो, उनकी भी कोचिंग ले सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स। तो ये आईआईटी कानपुर जो है उसने डेवलप किया है ये प्लेटफॉर्म, और ये इंडिजिनसली एआई प्रोग्राम पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है एक, जिसका नाम है प्रूटोर, उस पे बेस्ड है ये साथी जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पूसा बासमती 1847, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे इसके नाम में देखो पूसा बासमती 1847, या सिर्फ इतना लिख दिया जाए पूसा 1847, तो ये किसकी वैरायटी है आपको याद होना चाहिए, चावल की, राइस की, पैडी, धान की वैरायटी है एक ये।
किसने डेवलप की है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में है ये, इसने ये इंट्रोड्यूस की है। ये इम्प्रूव वर्जन है पॉपुलर जो बासमती राइस की वैरायटी है पूसा बासमती 1509, इसका ही इम्प्रूव वर्जन है। इसमें क्या प्रॉपर्टी है नई, जो 1847 नई वैरायटी निकाली है धान की, सीड, नए सीड बनाए, उन सीड को डालेंगे, धान की वैरायटी खेती की जाएगी। देखो इसमें ये खासियत बात है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो धान को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लास्ट डिसीज, ये डिसीज बीमारी हो जाती है धान को, जिनकी वजह से पैदावार कम होती है। तो ये बीमारी ये इस बीज में नहीं लग सकेंगी, 1847 की जो क्रॉप होगी इसमें नहीं लग सकेंगी। इसमें 2 जीन डाले गए हैं, ये 2 जीन आपको पता होना चाहिए। एक है बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया नहीं लग सकेगा इस जीन की वजह से, X13, X21। और 2 जीन है ब्लास्ट रेजिस्टेंस। ब्लास्ट रेजिस्टेंस का मतलब जो ब्लास्ट डिसीज होती है वो डिसीज नहीं लग सकेगी इन जीन की वजह से, PI54 और PI2। तो ये 2 जीन हैं जिनकी वजह से बीमारी नहीं हो सकेगी। ये बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाएगा, कम समय में ये राइस पक के खड़ा हो जाएगा। और सेमी ड्वार्फ बासमती राइस है, ये थोड़ा छोटा है नॉर्मल बासमती राइस से। जो 1 हेक्टेयर का अगर खेत है, 1 हेक्टेयर में 5.7 टन यील्ड हो सकेगी ऑन एन एवरेज। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। जो वैरायटी है ये कल्टीवेशन के लिए कॉमर्शियल 2021 में रिलीज की गई थी, अभी इस पर रिसर्च किया है और डेवलपमेंट किया गया है। क्लाइमेट कंडीशन क्या है राइस की, नॉर्मली राइस की बात कर रहे हैं हम, उसकी क्लाइमेट कंडीशन जान लेते हैं, क्योंकि राइस के बारे में लगभग हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, और लगभग हर साल बोल सकते हो आप, एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है और मेंस में भी। टेम्परेचर कितना चाहिए? 22 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए राइस को लगाने के लिए। 150 से 300 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, क्योंकि धान की खेती जब होती है उसके खेत में पानी भरा रहना चाहिए। काटने के टाइम पे बस खेत सूखा होना चाहिए, हार्वेस्टिंग टाइम पे। सॉइल कैसी चाहिए? डीप क्ले और लोमी सॉइल, ये ऐसी सॉइल होती है जो पानी को थोड़ा एब्जॉर्व करके रखे, सोख के रखे, और पानी उस पर थोड़े दिन तक रहे। सबसे ज़्यादा राइस कौन से स्टेट में होता है हमारे इंडिया में? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट पीडीएस। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बोला है कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो। क्या है स्मार्ट पीडीएस सिस्टम? इसका टारगेट ये है टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करो। देखो अभी जो गरीब लोगों को, बीपीएल फैमिली में जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल आते हैं, गरीब लोग, उनको राशन दिया जाता है, हर महीने उनके राशन कार्ड पे पीडीएस सिस्टम के जरिए, उसी को बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें बीच में बिचौली होते हैं, राशन शॉप होती है, उनके बिचौली होते हैं। तो इस जो बिचौली है, ह्यूमन इंटरवेंशन, इसको कम किया जाए, ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस किया जाए, पीडीएस सप्लाई चेन को ऑटोमेटिक किया जाए स्मार्ट सिस्टम के जरिए, ताकि बेनिफिशियरी को जो फूड ग्रेन है उन्हें आसानी से मिल सके, रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सके, उनका फूड ग्रेन कहाँ पे अभी कम मिलेगा उन्हें, ये सब इसमें ट्रैक कर सकें इस सिस्टम के जरिए, स्मार्ट पीडीएस के सिस्टम के जरिए। तो क्या क्या कंपोनेंट है इस स्मार्ट पीडीएस के? देखो एक तो स्मार्ट राशन कार्ड होगा, डिजिटल एक आईडी होगी, उस पर फिंगरप्रिंट के जरिए बेनिफिशियरीज उनका डेटा रिकॉर्ड होगा स्मार्ट राशन कार्ड में, और सारी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होंगी ऑनलाइन ही सारी। और क्या फीचर है स्मार्ट के? फुल फॉर्म देखें तो स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे किया गया है स्मार्ट पीडीएस का? आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू किया गया है इस स्कीम का, स्मार्ट पीडीएस का। ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट देखो यही है, सिस्टम जो पीडीएस सिस्टम है इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, पारदर्शिता लेके आनी है, अकाउंटेबल बनाना है सिस्टम को, ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करना है, और ऑटोमेशन है उसको इस प्रोसेस में प्रमोट करना है, ताकि लोग उनका कब राशन आना है, कहाँ पे है, अभी कब मिलेगा, सारा कुछ वो रिकॉर्ड, ये ट्रैक रिकॉर्ड देख सकें और उसको ट्रैक कर सके, कहाँ पे है अभी उनका राशन, कब मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। देखो जापान सपोर्ट करेगा इंडिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में।
क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है जो अभी एनर्जी, ऊर्जा, बिजली हम कोयले से ज़्यादा बनाते हैं, कोल से, या एनर्जी के लिए हम पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, इनके बजाय क्लीन एनर्जी यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, हवा ऊर्जा, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बायोफ्यूल, इस तरह की एनर्जी में ट्रांजिशन करें। तो ये एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के अंदर ही, इसमें इंडिया को जापान मतलब जापान सपोर्ट करेगा इंडिया को, और आसियान कंट्री भी सपोर्ट करेंगी। आसियान कंट्री क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान एक 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये 10 कंट्री हैं यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये वाली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वाली 10 नेशन है इसके। और इसमें टारगेट रखा गया है कि फाइनेंस भी किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, $10 बिलियन की सहायता भी दी जाएगी इसमें, और नेट जीरो इमिशन को अचीव किया जाएगा, टारगेट को। नेट जीरो इमिशन क्या है? यानी कि इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है वो नेट जीरो हो। नेट जीरो का मतलब ये है जितना हम इमिशन करें उतना हम रिड्यूस भी कर दें एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। नेट जीरो का कतई भी ये मतलब नहीं है कि जीरो इमिशन हो। जीरो इमिशन होगा तो फिर तो भाई साहब कुछ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। आपको पता है कोयले से बहुत सारी बिजली प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में। तो जीरो इमिशन का मतलब, नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना इमिशन हो उसको एब्जॉर्ब भी कर लें या रिड्यूस कर दें एटमॉस्फेयर से। क्या क्या फीचर हैं इसके बाद, इसके लिए जो ये इमिशन है, यानी कि एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें देखो, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रोड मैप बनाया जाएगा और रोड मैप को सपोर्ट किया जाएगा। एशियन वर्जन के लिए इसको ट्रांजिशन के फाइनेंस की जाएगी। इस ट्रांजिशन के लिए $10 बिलियन फाइनेंस सपोर्ट दी जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, LNG के लिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे सहायता दी जाएगी, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। नॉलेज शेयरिंग की जाएगी, हर एक कंट्री के साथ नॉलेज शेयर की जाएगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। इसमें यह याद रखना है कि इस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन आया और क्या काम किया है इन्होंने। देखो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन यानी कि इन जो स्टेट हैं हमारे इंडिया में, कुछ स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन किया है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव किया है इन्होंने, क्लीन एनर्जी की तरफ। क्लीन एनर्जी क्या है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा सारी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इसमें कर्नाटक टॉप पे आया, गुजरात सेकंड नंबर पे आया लिस्ट में इस रिपोर्ट में, क्योंकि इन्होंने क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन किया है। लेकिन वहीं देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सबसे पीछे आए हैं, सबसे पीछे इस रिपोर्ट में, इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट में। और रिपोर्ट के बारे में क्या है, इसमें इंडियन स्टेट्स ने वेरियस एस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन में, क्लीन एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि काफ़ी सारे एफर्ट लिए हैं, प्रयास किए हैं स्टेट्स ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ने के लिए। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? देखो, ये है एक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, इस रिपोर्ट को। ये इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं। फॉसिल बेस्ड जो पावर प्रोडक्शन होती है उससे हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जाएं, जैसे विंड और सोलर एनर्जी की तरफ, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। 4 पैरामीटर हैं जिनके बेस पे रैंकिंग दी जाती है स्टेट्स में। हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं, राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। पहला है डीकार्बनाइजेशन, यानी कि कितने स्टेट्स ने फॉसिल बेस्ड पावर जो एनर्जी है उसको डीकार्बनाइज करने के लिए प्रयास किए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन किया है। पावर सिस्टम में क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं घर घर तक, उनकी क्या परफॉर्मेंस है ये देखी जाती है। और पावर इकोसिस्टम की रेडीनेस क्या है, इन्होंने कितने स्मार्ट मीटरिंग की है, फीडर सेग्रीगेशन किया है कि नहीं। फीडर सेग्रीगेशन का मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली होती है उनके लिए अलग खंभे गड़े होने चाहिए, पोल यानी कि ग्रिड, और जो घरों में बिजली जाती है उनके लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए बिजली जाती है उनके लिए अलग। ये फीडर सेग्रीगेशन कितना किया है, कैसे किया है, इनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, बैटरी पॉलिसी के लिए, क्योंकि बैटरी तो चाहिए ना, अगर रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है तो उसको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए। तो इस पर कितना काम किया है, क्या क्या पॉलिसी बनाई है, इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जो ये इंस्टीट्यूट है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है,
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये एनर्जी मार्केट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं या पॉलिसी या ट्रेंड है, इनको एग्जामिन करता है ये इंस्टीट्यूट। तो यही टॉपिक थे, और देखो 4 मार्च तक ये कंप्लीट हो गया है हमारे टॉपिक। अब हम जो 5 से लेके 6 मार्च के हम मंडे को करेंगे।